तो कई राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बनता जा रहा है। जैसे कि अब देखिए कहाँ कहाँ पे, गुजरात है, क्या है, गुजरात, राजस्थान। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखो राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान है ना, क्या है, रेगिस्तान, जो बजरी कहाँ पे ज्यादा बढ़ती चली जाती है, जैसे पेड़ पौधे कट गए, क्या कट गए, पेड़ पौधे लगातार कटते जाते हैं और पेड़ पौधे कटने के बाद में क्या होता है, वहां पर रेगिस्तान, जंगल जैसे कटते हैं तो वहां पर क्या बढ़ता चला जाता है, रेगिस्तान भी बढ़ता चला जाता है। रेगिस्तान के अंदर अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए जिससे कटाई से बचे जाए वो। मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, मतलब अपने यहाँ पे क्या होता है, पशुओं को ज्यादा ज्यादा चराया जाता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, ये किसका कारण है, भूमि निम्नीकरण का। क्योंकि पशु खा जाते हैं पूरी तरह से उसको, फिर उसके अंदर क्या जो घास वगैरह होती है वो नहीं पाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई का होता है, जहाँ पे अधिक सिंचाई भी हानिकारक है, ध्यान रखना, क्या हानिकारक है, अधिक सिंचाई, इससे ही पोषक तत्वों में कमी आती चली जाती है। भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, ज्यादा सिंचाई भी कई गलान है, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, ईमानी, क्या, उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तुम बताओ। अरे मिट्टी के अंदर सीधी सी बात है, पोषक तत्वों की कमी आ जाना, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाना। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी आती जाती है। इसी प्रकार से मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हम जो भी फसलें उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, किसी प्रकार की फसलें उगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फसलें उगाते जाते हैं और भी तमाम क्रियाकलाप करते जाते हैं, इससे क्या होता है, हाँ, भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है। हाँ, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और इस प्रकार से जो पोषक तत्वों की कमी आएगी तो क्या होगा, और जो पेड़ पौधे होंगे उसके अंदर जो भी फसल हम कर रहे हैं, जब मिट्टी के अंदर पोषक तत्व नहीं है तो फिर कहे मैं ना, तो तुम्हारे अनाजों के अंदर जो गेहूं है, चावल है, इनके अंदर पोषक तत्व आएंगे, ठीक है, और ना ही तो कहाँ पे आएंगे, फलों में, सब्जियों में, किसी प्रकार से पोषक तत्व नहीं आएंगे। पोषक तत्व नहीं आएंगे तुम चाहे कितने भी खाते रहो, कहीं से भी लाके ताजे खा लो चाहे जैसे खा लो, क्योंकि उनके अंदर वो तत्व होंगे ही नहीं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ज्यादा क्या होती है, देखो ज्यादा सिंचाई होती है, ज्यादा सिंचाई हो जाती है, इससे जल क्रांता हो जाती है। क्या हो जाती है, जल क्रांता, मतलब ज्यादा पानी बच जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, जल क्रांता। तो भूमि निम्न जो किसके लिए उत्तरदायी होता है, भूमि निम्नीकरण के लिए, ठीक है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, यानी कि जो लवण होते हैं ना, क्या होते हैं, लवण, इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और क्षारीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, क्षारीयता। क्षारीयता जानते हो, क्षारीयता मतलब उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, एक तरह से जो, जैसे तुमने देखा होगा जो सोरेनसन वैज्ञानिक था, उसने एक स्केल दिया था पीएच पैमाना, ठीक है, उसने किसको मापने के लिए, अम्ल और क्षार को मापने के लिए। जैसे पानी है, पानी कैसा होता है, उदासीन होता है, ना तो वो हमें खट्टा लगता और ना ही खारा लगता, ठीक है। जैसे पीएच स्केल पे 7 से नीचे की जितना हम घटते चले जाएंगे वो उतना ही अधिक खट्टा होता चला जाता है, सौर होता चला जाता है, और 7 से अधिक पीएच वैल्यू बढ़ती है तो कैसा होता चला जाता है, क्षारीय होता चला जाता है, ठीक है, खारा होता चला जाता है जितना अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर इस पे कितने तक अंक, ये ओटी आएगी, ध्यान रखना पेपर में, 0 से लेकर 14 तक होते हैं। कितने होते हैं, 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। अब देखो, अब कारण क्या होता है, क्षारीयता बढ़ेगी तो जगह कैसी हो जाती है, ऊसर हो जाती है, वो समझ में आ गई, क्या हो जाती है, ऊसर। ऊसर जानता है, अब समझ में आ गई ना, ऊसर इस प्रकार से होती है, ज्यादा पानी भरेगा, ज्यादा पानी भर के क्या हो जाएगा, जलाक्रांता हो जाएगी, इससे मिट्टी के अंदर किसकी कमी आ जाएगी, पोषक तत्वों की, और फिर वो जगह कैसी हो जाएगी, ऊसर। और ऊसर में कछु होता नहीं होता। खनिज प्रक्रिया, जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, चूना पत्थर जानते हैं ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसे क्या कहते हैं हम, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को पीसना, इसको पीसा जाता है, ठीक है। जो चाक होता है ना, चाक, इसको चाक बोलते हैं, ठीक है। चूना पत्थर को पीसना, किसको पीसना, इसको पीसा जाता है,
मृदा बर्तन उद्योग में चूने यानी खड़िया मृदा, क्या जो खड़िया होता है, और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल निकलती है। इससे बहुत बारीक धूल होती है। कैसी होती है? बहुत ही बारीक। तुमने छतों को तुमने काफी दिनों तक साफ नहीं करते हैं तो उस पर एकदम क्या होती है, नीचे से उठ के क्या चली जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक धूल जमा हो जाती है, और वो धूल बहुत खतरनाक होती है। अब क्या होता है, अब ये बारीक बारीक जो कण होते हैं ना, बिल्कुल बारीक बारीक, इसकी परत किस पे जमती चली जाती है? हमारी छतों के अलावा ये जो चूना पत्थर वगैरह तो मिट्टी पे जमती चली जाती है। किस पे जमती चली जाती है? मिट्टी पे। परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को की जल सोखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। यानी मिट्टी है ना, पानी नहीं सोखती। का क्लास है ना, प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास क्या होता है? जो मतलब फैक्ट्रियों के अंदर जो पानी होता है ना, उसमें पानी निकाला जाता है, कीचड़, ठीक है। जल निकास किसे कहते हैं? देखिएगा ध्यान से, जल निकास यानी पानी का क्या करना? निकास करना। अब जैसे हमारे खेतों के अंदर पानी भर जाता है, कभी कभी ज्यादा टाइम तक भरा रहता है या कुछ होता है, तो हमें क्या कर देना चाहिए? जल का निकास कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको निकाल देना चाहिए। जल निकास से बाहर से आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत होते हैं। ये भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे वनारोपण यानी कि जंगलों को लगाएं। किसको लगाएं? जंगल में पेड़ पौधों को लगाया जाए। चारागाहों को उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। चारागाह जो पशुओं के चरने की जगह होती है, उसका क्या किया जाए? फिर से व्यवस्था की जाए। पेड़ों की रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट, पेड़ों की रक्षक मेखला। पशु चारण नियंत्रण, पशुओं के चरने पर नियंत्रण लगाया जाए। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर, क्या लगा दिया वहां पे? कांटेदार झाड़ियां लगाएं। उनको स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी है, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम? भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन पर नियंत्रण करना चाहिए। औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जित करना चाहिए जल को, ठीक है, उसमें तब आना चाहिए। भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है इस प्रकार से। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मृदा संसाधन। क्या आता है? मृदा संसाधन। अब ये मृदा संसाधन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छी तरह से। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। नवीकरण मतलब क्या हो गया? इसको हम फिर से खेती, मतलब एक बार खेती कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से नहीं हो सकती, हो सकती है ना। तो मिट्टी अथवा मृदा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिट्टी को सॉइल, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? प्राकृतिक, नेचुरल रिसोर्सेस है। क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। किसके विकास का माध्यम है? पौधों के विकास का, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। पृथ्वी पर किसका पोषण करती है? तमाम प्रकार के जीवों का। कौन करती है पोषण? पृथ्वी। तमाम प्रकार के जीव जंतुओं का पोषण। ओए अब आए नहीं, सुनने आए से। जीवों को क्या देती है? पोषण। मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा क्या है? एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्षों तक का समय लग जाता है। कोई भी चट्टान होता है, पत्थर है। क्या है? पत्थर। पत्थर को मिट्टी बनने में, पत्थर को क्या बनने में? मिट्टी बनने में। जैसे देखिएगा ध्यान से, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छी तरह सुनिएगा। 1 इंच मिट्टी के निर्माण में, किसमें? 1 इंच जब मिट्टी बनती है तो उसमें कम से कम 1000 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 1000 साल। कितना मिट्टी बनने में? 1 इंच मिट्टी बनने में। एक समय पर जाके पत्थर भी मिट्टी बन जाता है। हाँ, कैसे बनता है पत्थर मिट्टी? कैसे बनता है? कोई बताएगा? सुनो ध्यान से, पत्थर मिट्टी कैसे बनता है? सबसे पहले पत्थर पे क्या? पानी वगैरह गिरा। क्या गिरा? पानी गिरा। या फिर मान लीजिए क्या हुआ, कोई परागकण वगैरह उड़ के चला गया। किस पे जाके गिर गया? वो पत्थर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले पानी लगातार गिरता है तो वहां पे क्या आ जाती है? चोई। क्या आ जाती है? चोई आ जाती है।
चोई यानी एलगी, शैवाल होती हैं। क्या होते हैं? शैवाल। अब जो शैवाल है ना, शैवाल के लिए रहने के लिए क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा उसको काटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो शैवाल क्या हो जाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे। ठीक है, एक उम्र के बाद में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो मर गए। अब वहां पे क्या होगा, घास के छोटे मोटे कण आएंगे ना, वो उड़ के पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे क्या, छोटी छोटी बिल्कुल मॉस, ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट आते हैं, किसमें, एक वर्ग होता है पेड़ पौधों का, कौन सा होता है, ब्रायोफाइटा। उसमें मॉस है, पिटूनिया है, ठीक है, टॉर्च, और ये तमाम प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पेड़ पौधे, ये उगना स्टार्ट होते हैं उन पे। ये उगेंगे, फिर ये खत्म हो जाएंगे, किस पे, उसी के ऊपर। और ये थोड़ा थोड़ा अब किसको पकड़ने लगेंगे, पत्थर की चट्टान को पकड़ने लगेंगे। फिर उसके बाद में अब क्या होगा, अब यहाँ पे घास उगना स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, घास। अब घास और मजबूती के साथ में पकड़ लेगी, उसको पकड़ लेगी, तो धीरे धीरे चट्टान क्या होगा, कटना स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए तुम्हें कोई चीज ऐसी लिखना हो या कुछ करना हो, पत्थर है अपने यहाँ पे, क्या है, पत्थर। सबसे बहुत देर तक किसी चीज पे, ना किसी कागज के पन्ने पर, ना कहीं पे कोई चीज टिक नहीं सकती। पत्थर है, खोद के लिख दो तुम बाप कछु भी, हजारों साल भी लौट के आएंगे ना, तुम्हें ये हो, आत्मा भी आएंगी तब भी दिखाई तुम्हें। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, वहां पे क्या उगती है, घास उगना स्टार्ट हो जाएगी। जब घास उगेगी ना, जब घास उगे, घास उगने के बाद में क्या हुआ वहां पे, ओए मच्छर, ध्यान सुन। हाँ, ऐसे ही ध्यान सुनते हैं। मिट्टी को सॉइल क्या कहते हैं, सॉइल यानी क्या होती है, मिट्टी। ठीक है, जैसे घर के कहते हैं ना, कौन सी मिट्टी के बने हैं तुम, कौन सी माटी के बने हैं, जलोढ़। तुम इसी मिट्टी के, अच्छा, मगरमच्छ की तरह तैरते तुम। चलो चलो छोड़ो ये सारी चीजें। अब मिट्टी के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ह्यूमस। यानी कि जहाँ पे लगातार पेड़ पौधे और वनस्पति है ना, वो लगातार सड़गल रही है, उससे पोषक तत्व उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लगातार सड़ के उसमें क्या आ जाते हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब ये क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से जो मिट्टी बन के तैयार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, ओए ह्यूमस, जो पेड़ पौधे सड़े गले जो पदार्थ तो, हाँ, उसे क्या कहते हैं हम, तो फिर क्या होगा, वहां पे घास उगने लगेगी। घास के बाद क्या होंगे, फिर छोटे छोटे पौधा होने लगेंगे उस जगह पे। क्या होने लगेंगे, पौधा होने लगेंगे। और पौधा होने के बाद फिर क्या होगा, वहां पे बड़े आकार के पेड़ पौधे बन जाएंगे। ऐसे ही ऐसे फिर वो कटना स्टार्ट हो जाता है, क्या, पत्थर। फिर वो क्या बनना जाएगा, मिट्टी बन जाती है। समझ में आ गया? इस प्रक्रिया में कम से कम कितना साल लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। हम एक जगह से मिट्टी हटा देते हैं ना 1 सेकंड में ही। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसको बनने में हजारों साल का टाइम लगा, सोचिएगा। और हम क्या करते हैं, मिट्टी को तुरंत ही खेती बाड़ी या किसी प्रकार की क्रिया जो कर रहे हैं ना, बहा देते हैं, कट के चली जाती है। ये सारी चीजें मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, क्या मतलब, कहीं कहीं पे क्या होता है, मृदा बनने की प्रक्रिया में कहीं पे उच्चावच मतलब कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे नीचाई। जनक सेल,
जनक कौन हो गया, मतलब जिससे जो पैदा होती है मिट्टी, जो सेल पत्थर, ठीक है, जनक सेल। और संस्तर सेल, कौन सी, संस्तर, मतलब जिसमें स्तर पाए जाए अलग अलग लेयर में। जलवायु, और क्या वागी, जलवायु। वनस्पति, और क्या है, वनस्पति। अन्य जैव पदार्थ और मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, प्रकृति में तमाम तत्व, क्या किसी बात कर रहे हैं हम, तापमान में परिवर्तन होना। बहते जल की क्रिया है, पवन, हवा चल रही है। इम नदी, इमकई को बोलते हैं बर्फ को, बर्फ पिघल पिघल के जो नदियां चल रही हैं, नदी पार है मासी चल। हाँ। अपघटन, अपघटन क्या होता है, टूटने की प्रक्रिया। यहाँ जितने भी पदार्थ है ना, सड़ते गलते चले जाते हैं, फिर खत्म होते चले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, अपघटन कहते हैं। अच्छे से याद रखना इसको, अपघटन किसे कहते हैं, हाँ। जैसे साइकिल चलती है ना, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि जो घास वगैरह होती है, घास को खरगोश खा जाता है, खरगोश को कौन खा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद शेर वगैरह मर जाते हैं, शेर वगैरह फिर से मर के काम मिल जाते हैं, उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की क्रिया में क्या देती हैं, प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में क्या होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो मृदा जैव, मृदा जैव कैसे बोलते हैं, ह्यूमस को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ह्यूमस को। जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है मिट्टी, दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, चाहे जैव हो चाहे अजैव हो। जैसे मैंने बताया ना भी आपको, पत्थर कैसा होता है, अजैव होता है, जो सेल होती हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, मतलब मिट्टी का बनना, आयु उसकी, क्या आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार है, ठीक है। देखो, ऊपरी संस्तर की मृदा, ऊपरी कौन सी हो गई, जो उपजाऊ परत होती है ना, यही है, ठीक है। और नीचे जमीन के अंदर कुछ भी निकल आया, धातुएं वगैरह XYZ जो कुछ भी है, खदान मैदान बजरी से लेके सब सरकार का होता है, हाँ। सरकार चल रही है, अपन सरकार के। फिर उससे नीचे होती है सबसे पहले कौन सी होगी, ऊपरी संस्तर मृदा, ठीक है। कौन सी, इस चित्र को बना के लाना अच्छी तरह से, इसको जो पेपर में आएगा ध्यान रखना। फिर उसके बाद, हाँ बिल्कुल, फिर दूसरे नंबर की कौन सी होती है, उपमृदा या अपच्छ चट्टान है। कौन सी, अपच्छ चट्टान है, बालू, गाद, सिल्ट और मृतिका। फिर कौन सी है, अधः स्तरीय, अपच्छ आधारी चट्टान है। फिर आपकी अपच्छ रहित आधारी चट्टान है, सबसे नीचे। तुमने देखा होगा अपनी जमीन के अंदर नीचे कहाँ निकलता हो, पत्थर ही पत्थर निकलता हो, निकलता तो जो नीचे वाली परत है, ये अपच्छ रहित, मतलब ये टूटत नहीं है, आधारी चट्टान है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे हम किसका, मृदाओं का वर्गीकरण। अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं, जैसा ही मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी, जलोढ़ मृदा है, काली मिट्टी है, ठीक है, लेटराइट है, लाल है, पीली मृदा है, लेटराइट है, मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है। और मृदा अपरदन के कारण वगैरह ये सारी चीजें हमने चर्चा कर लिया है। आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ के आना है, सुबह उठ के एक बार और पढ़ना है, एक बार अभी शाम को पढ़ना है, बस समझ लीजिए हो गया काम। किसके यहाँ लाइट नहीं है तो बेटा रिकॉर्डिंग आ जाएगी तुम्हारे पास में, बस बात चालू करके रखते हैं ना मोबाइल में।